हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग भी जा रहे हैं कुछ ही घंटों के बाद केमिस्ट्री का पेपर देने, तो ये वीडियो सिर्फ से और सिर्फ आपके लिए ही बनी है। क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थी, अगर आप लोग कमज़ोर छात्र हैं, यानी थोड़ा बड़ा आप लोग पढ़े हैं और अच्छे तरीके से पास होना चाहते हैं, अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं, तो बच्चों आप लोगों के लिए ये वीडियो रामबाण होने वाली है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग इस वीडियो को पूरी की पूरी देख कर जाना। मात्र आपको देखना है, मात्र क्या करना है, मात्र आप लोगों को देख कर जाना है बच्चों। और देखने के बाद आपके लगभग 50 अंक पक्के हो जाएंगे। ठीक है, मात्र 50 अंक पक्के हो जाएंगे एक वीडियो से। मात्र एक वीडियो आप लोगों को बच्चों देख कर जाना है और आपके 50 अंक एकदम पक्के हो जाएंगे। अगर आप लोग कमजोर छात्र हैं तो जरूर से जरूर इस वीडियो को देखना, मात्र देखना, देखने के बाद सुनते जाना और आप लोगों को कुछ ना कुछ तो भैया याद हो जाएगा और आप अच्छे तरीके से पास हो जाएंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे आप लोगों का चलते हैं और देखते हैं कौन सा है मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया प्रश्न। जल्दी फटाफट आप लोग निपटाते हैं, क्योंकि बच्चों कुछ ही घंटों के बाद आप लोगों को जाना है पेपर देने। ठीक है, मात्र आप लोग देख के चले जाना। हेनरी नियम के अनुप्रयोग एवं इस नियम की सीमाएं लिखिए। ठीक है, हेनरी नियम के अनुप्रयोग एवं इस नियम की सीमाएं लिखिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न जो है कई बार की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है और इस बार भी फिक्स टॉपिक है कि आपके बच्चों बोर्ड परीक्षा में आए। ठीक है, हेनरी के नियम को आपको लिखना है, अनुप्रयोगों को लिखना है और इसकी सीमाएं लिखना है बच्चों। अगर देखो, अगर हेनरी का नियम सिर्फ लिख आ जाए तो उसको आप लिख देना। अगर कह दे हेनरी नियम के अनुप्रयोग लिखो तो अनुप्रयोग मात्र आपको लिख देना। अगर कहते हेनरी नियम की सीमाएं लिखो तो सीमाएं लिख देना। 5 अंक का ये प्रश्न है, 5 अंक के आपके 3-3 अंक वाले प्रश्न भी तैयार, 2-2 अंक वाले प्रश्न भी तैयार। तो एक बार इसको पढ़ो। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता विलयन की सतह पर पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। ठीक है, यानी अर्थात जो P होगा समानुपाती होगा x के, और P बराबर जो इसको हटाएंगे तो यहाँ पे kx का एक हेनरी नियतांक आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका होगा बच्चों हेनरी का नियम। ठीक है, इसके बाद अनुप्रयोग देख लेते हैं भाई। इसका अनुप्रयोग अगर आपसे हेनरी का नियम बस पूछा जाए तो आप लोगों को मात्र हेनरी का नियम ही लिख देना है। इसके बाद देखो हेनरी नियम के उद्योगों में अनेक अनुप्रयोग। ठीक है, देखो सोडा जल एवं शीतल पेयों में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को आंशिक दाब पर बंद किया जाता है। ये पहला इसका अनुप्रयोग आप लोग देख लीजिए। जलीय जीवन ठंडे पानी में बेहतर तरीके से जीवित रहता है। ठीक है, इसके बाद अधिक ऊंचाई वाले जगहों पर O2 का आंशिक दाब सतही स्थानों से कम होता है, अतः इन जगह पर रहने वाले लोगों एवं आरोहकों के रुधिर और ऊतकों में ऑक्सीजन की सांद्रता निम्न होती है। अगर आप चाहें इसको न लिखे, मात्र 2 ही आप लोग अनुप्रयोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके बाद इसकी सीमाएं बच्चों देख लेते हैं। हम सीमाएं 3 देखें, मात्र आप लोगों को 2 ही लिखना है। ठीक है, कोई भी याद कर लीजिए आप। हेनरी नियम की सीमाएं: विलयन का दाब उच्च नहीं होना चाहिए, विलयन का दाब उच्च नहीं होना चाहिए, विलयन का ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, और विलायक में गैस अधिक घुलनशील नहीं होना चाहिए। बस इतना ही आप लोगों को लिख देना, आपका काम मेरे प्यारे विद्यार्थी हो जाएगा। अगला देखते हैं हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जल्दी से देख लेते हैं भैया। अणुसंख्यक गुणधर्म से आप क्या समझते हैं, इसके उदाहरण लिखो भाई। अणुसंख्यक गुणधर्म से आप समझते क्या और इसके उदाहरण लिखना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, या तो आपसे पूछेगा अणुसंख्यक गुणधर्म के मात्र उदाहरण लिखिए, ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको मैं पूरा का पूरा बताऊंगा ताकि आप लोग भैया बहुत सारा पढ़ के जाएं और मात्र एक वीडियो से आपका बहुत ही अच्छा नंबर आ सके। ठीक है, वे गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या तथा विलेय कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। ये गुण विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। इतना आप लोगों को लिख देना। इसका उदाहरण देख लीजिए भैया। इसका उदाहरण हो गया विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, विलायक के हिमांक का अवनमन, विलायक के क्वथनांक का उन्नयन, विलयन का भैया परासरण दाब। ठीक है, इसके बाद आपका भैया काम एकदम से एकदम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न की ओर मेरे प्यारे स्टूडेंट चलते हैं। अगला जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया प्रश्न पूछेगा, वो पूछेगा निम्नलिखित को समझाइए। इस प्रकार से आ सकता है, या तो आएगा मोलालिता क्या है, या तो आएगा पार्ट्स पर मिलियन क्या है, यानी कि ppm क्या है, इस प्रकार से आएगा। तो भाई चाहे जिस प्रकार से आप लोग पढ़िए और अच्छे तरीके से नंबर लेके आए। जैसे इसको देखो, मोलालिता अगर आपसे पूछा जाए तो किसी विलयन के 1000 ग्राम में विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थों की मोलों की संख्या को मोलालिता कहते हैं। इसके बाद अगर आ जाए आप लोगों को पार्ट्स प्रति मिलियन, ठीक है, क्या आ जाए पार्ट्स प्रति मिलियन आ जाए, या तो दोनों आ जाए, तो आपको अच्छे तरीके से लिख देना है। किसी विलयन के 10⁶ भाग में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा पार्ट्स प्रति मिलियन सांद्रता कहलाती है, जिसको ppm बराबर होता है विलेय के भागों की संख्या बटा विलयन के भागों की संख्या गुणे 10⁶। बस इतना इसका सूत्र होता है। थोड़ा सा एक बार पढ़ लो, याद हो जाएगा। ठीक है,
इसके बाद बच्चों अगला जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है भैया, वो आता है कोलराउस के नियम को समझाइए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कमजोर छात्र एक बार आप इसको देख लीजिए, ठीक है। कोलराउस के नियम किस प्रकार से आप पूछा, इसी प्रकार से पूछा जाएगा। इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत अनुता पर चालकता इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है, ठीक है। क्या कह रहा है, अनंत अनुता पर मोलर चालकता, किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत अनुता पर मोलर चालकता, ठीक है। तो देखो अनंत अनुता लैम्डा एम इनफाइनाइट, यानी कि अनंत अनुता पर इसकी मोलर चालकता इसके धनायनों तथा इसके ऋणायनों की मोलर चालकताओं के, अनंत में मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप लोग याद कर लीजिए, काम आपका हो जाएगा। ये अब रिएक्शन है लिखा है, इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके अनुप्रयोगों की बच्चों बात करें तो इसका अनुप्रयोग आप लोग देख लीजिए, अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता ज्ञात करना, ठीक है। दुर्बल विद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा की गणना करना, बस इतना ही आप लोगों को लिख देना, आप लोगों का काम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो भैया, थोड़ा सा ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक इंपॉर्टेंट है पर थोड़ा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आप लोग थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। अगर ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक आ जाए या ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक आ जाए तो आपको इसी प्रकार से लिखना है, क्वथनांक का उन्नयन तथा मोलरता के अनुपात को ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, इसे हम केबी से प्रदर्शित करते हैं। अगर आ जाए ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक केएफ तो हिमांक का अवनमन तथा मोलरता के अनुपात को ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक कहते हैं, इसे केएफ से प्रदर्शित करते हैं। आपका काम हो जाएगा भैया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निर्दिष्ट समीकरण की परिभाषा दीजिए। निर्दिष्ट समीकरण हर बार की बोर्ड परीक्षा में मेरे पास स्टूडेंट्स आता है, तो आप लोग इसको देख लीजिए। जब किसी धातु की छड़ को उसके विलयन में डुबा कर रखा जाता है तो धातु की छड़ पर एक निश्चित विभव उत्पन्न हो जाता है। नर्नस्ट ने इलेक्ट्रोड विभव पर धातु आयनों का सांद्रण एवं ताप का प्रभाव दर्शाने के लिए एक गणितीय व्यंजक दिया, जिसे निर्दिष्ट समीकरण कहते हैं। बस इतना ही आप लोगों को लिख देना। इसके बाद आपको मेरे स्टूडेंट्स लिखना है, माना हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष इलेक्ट्रोड अभिक्रिया। तो देखो इसको आप इसको लिखो, चैनल को भाई कमजोर हो तो अब कहाँ से आप ज्यादा याद कर पाओगे, ठीक है। तो निर्दिष्ट समीकरण सीधा आप लोगों को इतना लिख देना, कितना लिख देना, इतना लिख देना है, ई बराबर ई नॉट माइनस आर टी अपान एन एफ लॉग एम एस अपान एम एन प्लस, या तो लिख दो। अगर इसमें देखो भैया थोड़ा सा जैसे मान लो 3-4 नंबर का आ गया, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा ना, तो आप देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लॉग है, तो आप क्या करो 10 के आधार पर लॉग लेने पर, 10 के आधार पर लॉग लेने पर इतना लिख दो, ई बराबर ई नॉट माइनस 2.303 आर टी अपान एन एफ लॉग 10 एम एस अपान एम एन प्लस। बस इतना याद कर लो, बस इतना, इसी को आप याद कर लो, बस आपका काम हो जाएगा। और नीचे आपको कुछ नहीं करना, बस इतना याद कर लो, इतना ही आप निर्दिष्ट समीकरण है। अगर आप लोग 2 नंबर पूछा जाए तो मात्र इतना लिख देना, अगर थोड़ा मान लो 3-5 नंबर पूछा जाए तो ऊपर जो जितना मैं बताया उतना आप लोग लिख देना, ठीक है। इसके बाद मेरे पास स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है आपका, राउल्ट का नियम लिखिए एवं इसकी सीमाएं बताइए। भैया राउल्ट का नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार आप लोग इसको जल्दी से देख लीजिए। राउल्ट का नियम सबसे पहले आप लोगों को मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हेडिंग आपको अच्छे तरीके से डाल लेना। इसके बाद आपको लिखना है, इस नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील विलेप मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, इतना आपको लिख देना है। तो कह रहा भैया विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन किसके भैया मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये मोल प्रभाज है तो इसके बराबर हो जाए, इतना थोड़ा लिख दो, याद कर लो, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट बराबर एन अपान एन प्लस एन, इतना याद कर लो, आपका काम हो जाएगा भैया। इसकी सीमाएं देख लो, इसकी सीमाएं देख लो, इसकी सीमाएं देख लो। यह तनु विलयन पर लागू होता है, किस पर, यह तनु विलयन पर लागू होता है, यह अवाष्पशील पदार्थों पर लागू होता है, यह विद्युत अपघट्ट के विलयन पर लागू नहीं होता है। इसकी सीमाएं हो गई भैया। और देख लेते भैया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया आपका आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, परासरण दाब को संभाषित कीजिए। तो भैया परासरण दाब आपके पेपर में ना है, ऐसा हो नहीं सकता, तो परासरण दाब एक बार पढ़ लो। परासरण दाब को परिभाषित कीजिए, इस प्रकार से आपका प्रश्न आएगा। इसके बाद आप इसमें बताना है आप लोगों को, एक विलयन का परासरण दाब वह अतिरिक्त दाब है जो परासरण को रोकने अर्थात विलायक के अणुओं को एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन में जाने से रोकने के लिए लगाया जाता है। इसको क्या कहते हैं भैया, परासरण दाब कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो अगला आपसे प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा मेरे पास स्टूडेंट्स, निम्नलिखित का अर्थ स्पष्ट कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित का अर्थ स्पष्ट कीजिए, या तो इस प्रकार से पूछेगा, या तो पूछेगा चालकत्व तो क्या है, सेल नियतांक क्या है, या तो इस प्रकार से आप लोगों को पूछोगा। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, चाहे जो पूछे आप लोगों को यही लिखना है। चालकत्व तो क्या होता है, किसी पदार्थ की विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता को चालकत्व कहते हैं। इसे मतलब इसकी जो मापन इकाई होती है वो एस होती है, यानी सीमेंस होती है। बस इतना आपको चालकत्व में लिख देना है। इसके बाद सेल स्थिरांक में आपको क्या लिखना है भैया, सेल स्थिरांक में आपको लिखना है यह सेल की ज्यामिति पर निर्भर करता है।
किस पर? यह सेल की ज्यामिति पर निर्भर करता है और इसे जी स्टार द्वारा दर्शाया जाता है। यह किसी से चालकता कप्पा और प्रतिरोध आर के गुणनफल के बराबर होता है, यानी जी स्टार बराबर होता है के इंटू आर हो जाता है। भैया इतना ही आपको लिख देना। इसके बाद आपको 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कापर की छड़ डुबोने पर घोल का रंग नीला क्यों हो जाता है? इतना आपसे पूछेगा तो बहुत सारे बच्चे खूब बना कर लंबा चौड़ा लिख देना। लंबा चौड़ा आपको नहीं लिखना, मात्र इतना ही आपको लिख देना, आपका काम हो जाएगा। क्या है? सीयू की अपचायक क्षमता एजी से अधिक होती है, बस इतना आपको लिख देना। 2 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा, 2 नंबर आपके जेब में होगा। ठीक है भैया। इसके बाद अगला देख लो, एक बार जल्दी देख लो भैया। मूलरता को उदाहरण सहित समझाइए। तो मूलरता ऊपर बताया, तो अब मूलरता को देख लो। किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलयन में घुलित विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या को उस ताप पर उस विलयन की मूलरता कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण आपको लिख देना है, जैसे कि क्या भाई उदाहरण आप लोग यहाँ पे आपको उदाहरण लिख देना है। 0.2 मोलरता का तात्पर्य यह है कि विलेय के 0.2 मोल को 1 लीटर विलियन में घोला गया है। ठीक है। इसके बाद आगे आपसे पूछा जाएगा मोल प्रभाजक को से आप क्या समझते हैं। तो देखो अगर 2 नंबर में है तो आपको इतना लिख देना। इसके बाद आगे और बढ़ाएगा तो मैं आपको बताऊं किस प्रकार से लिखना है। 1 विलियन में किसी घटक विशेष का मोल प्रभाजक उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। इतना आपको लिख देना है। परसरण मान लो 2 नंबर में पूछा गया तो परसरण इसको भी लिख सकते हैं, जो मैंने पीछे बताया इसको भी आप लिख सकते हैं। इसका जो आप सूत्र याद कर सकते हैं, पी वी बराबर एनआरटी, पी बराबर सीआरटी आप याद कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंकल दोष से आप क्या तात्पर्य, इतना 2 नंबर में पूछा जाएगा तो आपको पढ़ लेना एक बार। आयनिक क्रिस्टल में धनायन जब अपना स्थान छोड़कर रिक्त स्थान में चला जाता है तो यह फ्रेंकल दोष कहलाता है। बस इतना ही आप लोगों को प्यारे स्टूडेंट्स आप लोगों को लिख देना। इसके बाद अगला देखो भैया, साटकी दोष से क्या तात्पर्य है। तो क्रिस्टल लैटिस में जब कुछ निश्चित आयन की कमी होती है जिसके कारण उसमें कुछ छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं तो साटकी दोष कहलाता है। बस इतना ही आप लोगों को मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स लिख देना है। इसके बाद बच्चों आपका एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो, जैसे 2 नंबर में आप लोगों का आ गया। 2 नंबर में क्या आ गया, निर्णय समीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, मात्र 2 नंबर में लिख के आ गया। तो आपको कैसे लिखना है, इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन के सांद्रण के मध्य संबंध को दर्शाने वाली समीकरण को निर्णय समीकरण कहते हैं। बस इतना आपको लिख देना। इसके बाद आगे आपसे पूछेगा विद्युत रासायनिक श्रेणी तथा इसके लक्षण लिखिए। विद्युत रासायनिक श्रेणी या तथा इसके लक्षण लिखिए। तो आपको लिखना है विभिन्न तत्वों को उनके बढ़ते हुए अपचयत इलेक्ट्रोड विभवों के क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे ही क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद आगे आप लोग देख लीजिए, इलेक्ट्रोड विभव क्या है, किसी धातु के इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। तो भैया देख लो आप लोग, जब धातु की पत्ती को इसके स्वयं के आयन युक्त विलयन में रखा जाता है तो धातु की पत्ती विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है तथा धातु की पत्ती एवं इसके विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। बस इतना ही आप लोगों को लिख देना है। इसके बाद देखो, इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक एक बार पढ़ दो। क्या है भैया, विलयन की सांद्रता, धातु की प्रकृति, विद्युत अपघट्य की प्रकृति। बस इतना ही आप लोगों को लिख देना। मान लो अगर 2 नंबर में भैया आप लोगों से पूछ लिया जाए कि सोंडकोट की अभिक्रिया से क्या तात्पर्य है, तो आपको कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है, वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है शून्य कोट की अभिक्रिया कहलाती है। इसके बाद ये आपका रिएक्शन याद कर लेना है। ठीक है। द्रव्यशून्य साल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ दो आप लोग। द्रवरोधी साल थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बार आप लोग अपने मन से पढ़ लो। ये लो भैया, इसके बाद अपने मन से इसको पढ़ सकते हो, पढ़ना हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं है। इसके बाद देखो, उत्प्रेरण से आप क्या समझते हैं, इसके लक्षण लिखिए। ठीक है। उत्प्रेरण से आप समझते हैं क्या भैया, और इसके आप लोगों को लक्षण लिखना है। ठीक है। तो देखो क्या किस प्रकार से आप लिखोगे, किसी पदार्थ की उपस्थित में यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग या दर परिवर्तित हो जाता है परंतु अभिक्रिया के अंत में पदार्थ स्वयं अपरिवर्तित रहता है तो इस घटना को उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है। इसके बाद इसको थोड़ा सा आप लिख देना। क्या लिख देना आप लोगों को, उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में अपना भार और रासायनिक संगठन नहीं बदलता, उत्प्रेरक रासायनिक प्रतिक्रिया को आसान बनाता है। बस इतना ही आप लोगों को लिख देना। इसके बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया, आपके बोर्ड परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा भैया, डी ब्लॉक के तत्वों से आप क्या समझते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों से आप क्या समझते हैं, बहुत प्यारा प्रश्न है, हर बार की बोर्ड परीक्षा में आता है। तो एक बार देख लो, डी ब्लॉक तत्वों को ऐसे तत्वों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनमें अंतिम विभेदक इलेक्ट्रॉन अंतिम शैल के डी ऑर्बिटल्स में प्रवेश करता है, अर्थात N1G N1D, जहां N
अंतिम शैल है। इन तत्वों को अक्सर धातु गुणों जैसे लचीलापन और तन्यता, मजबूत विद्युत और तापीय चालकता और उच्च तन्य शक्ति द्वारा चिन्हित किया जाता है। बस इतना ही आप लोगों को लिख देना है, ठीक है। इसके बाद और आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है भैया एफ ब्लॉक के तत्व से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो एफ ब्लॉक के तत्व से आप समझते क्या है, तो इसको भी आप लोगों को अच्छे प्रकार से लिख देना। किस प्रकार से लिखो भैया, देख लो। एफ ब्लॉक तत्व ऐसे तत्व होते हैं जहां इलेक्ट्रॉन निश्चित रूप से उनके परमाणुओं के एफ ऑर्बिटल में रहता है। इन तत्वों को परिवर्तन के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है, जो निश्चित रूप से आंतरिक है। इनमें दो श्रृंखलाएं शामिल हैं जिनमें लैंथेनाइड और एक्टेनाइड शामिल है। लैंथेनाइड 4f ऑर्बिटल के मिश्रण में काम करता है, ठीक है। इसके बाद अगला जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया आता है वो क्या आता है, संक्रमण तत्व क्या है, ठीक है। संक्रमण तत्व आपका आता है, क्या पूछा जाएगा, संक्रमण तत्व भैया क्या है। और संक्रमण तत्व को डी ब्लॉक के तत्व किस लिए कहा जाता है, देखो डी ब्लॉक के तत्व किस लिए कहा जाता है। तो भाई आप लोगों को बहुत ही प्यारे प्यारे तरीके से लिख देना। किस प्रकार से भैया आप लिखोगे, यहाँ पे आप लोगों को संक्रमण तत्व लिख देना है। वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन उपांतिम ऊर्जा स्तरों के डी कक्षकों में भरे जाते हैं डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इन्हीं तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं। बस इतना ही आप लोगों को लिख देना है, ठीक भैया। अगला जो आपका भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाएगा, अगर मान लो 2, 3, 5 नंबर में आ गया, मोल अंशों को परिभाषित कीजिए, तो किस प्रकार से आपको लिखना है। इसको देखो भैया, इसको किस प्रकार से लिखना है। विलयन में उपस्थित किसी एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या तथा विलय एवं विलाय के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को अवयव का मूल अंश क्या कहते हैं, मूल अंश कहते हैं। इसे मुख्यतः x से प्रदर्शित करते हैं। तो देखो अब आपको थोड़ा सा और लिख देना, मान लो बड़ा नंबर में आएगा थोड़ा सा और लिखना पड़ेगा बढ़ा चढ़ा के। माना एक विलयन में विलय के Na मोल तथा विलाय के Nb मोल उपस्थित है, तब भैया विलय के मोल अंश क्या होगा, XA, जिसका निकालना हो Na प्लस NB लिख देना है, जिसका निकालना हो फर्स्ट समीकरण इसको बना देना है। अब विलायक के मोल अंश XB भाई XB का निकालना है तो NB/Na प्लस NB आप लोगों को लिख, जिसका निकालना है उसको ऊपर लिख देना है। बस हो गया, इतना थोड़ा समझ लो आप लोग। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे आता है भैया द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है। द्रव्यमान प्रतिशत होता क्या है, तो आप लोग देख लो। किसी विलयन में किसी अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत विलयन के प्रति 100 ग्राम में अब उस अवयव का द्रव्यमान होता है। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, यदि विलयन में अवयव ए का द्रव्यमान WA तथा अवयव बी का द्रव्यमान WB हो तो ए का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होगा जो W/WA प्लस WB इंटू 100। अब बी का द्रव्यमान प्रतिशत तो आपका हो जाएगा WB/WA प्लस WB इंटू 100। इतना आपको लिख देना है, आपका काम भैया हो जाएगा। मान लो अगर शून्य कोट की अभिक्रिया कितने नंबर में आ गई, 3, 4 नंबर में आ गई, तो किस प्रकार से आप लिखोगे। शून्य कोट की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, ठीक है। प्रश्न डायरेक्ट इस प्रकार से पूछा जाएगा, शून्य कोट की अभिक्रिया से भैया आप समझते क्या हैं, तो आपको लिखना है, क्या लिखना है, इसका उदाहरण द्वारा समझाइए। इस प्रकार से लिख के आएगा। तो देखो, वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति में अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोट की अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण में आप लिख सकते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में H2 व Cl2 का संयोग, ठीक है। H2 प्लस Cl2 सूर्य के प्रकाश में कराएंगे तो भाई 2HCl बन के आएगा। अभिक्रिया का वेग की बात करें तो अभिक्रिया का वेग क्या निकल के RA बराबर के H2 की घात 0 और Cl2 के घाते 0 यानी 0 यानी शून्य कोट की अभिक्रिया कह रही है। तो वेग स्थिरांक की जो इकाई इसका होता है मोल लीटर इनवर्स इंटू सेकंड इनवर्स होता है। बस इतना ही आप लोगों को लिख देना, ठीक है। इसके बाद देखो एक थोड़ा सा न्यूमेरिकल आप लोग देख लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हर बार की बोर्ड परीक्षा में आता ही आता है। प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। इसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, ठीक है। वेग स्थिरांक गणना करिए, टी हाफ क्या है 50 सेकंड, के हमको निकालना है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए भैया वेग स्थिरांक का व्यंजक होता है के बराबर 0.6932 अपान टी हाफ होता है। तो बस उसी प्रकार टी हाफ रख देना है और ऊपर नीचे 10-10 का गुणा करा देना है। जब 10-10 का गुणा कराओगे तो कुछ इस प्रकार से इतना आपका निकल के आएगा। इसके बाद अगर थोड़ा सा आप सॉल्व करोगे तो इतना आपका निकल के आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो भाई, इसके बाद देखो और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्युमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर है किंतु यह वायु और जल में स्थायी होता है, क्यों होता है भैया। तो जल्दी से एक बार देख लो इसको। यद्यपि विद्युत विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्युमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है किंतु यह वायु और जल में स्थायी है, क्योंकि यह गर्म जल या जलवायु के साथ उच्च ताप पर किया जाता है, ठीक है, और साधारण ताप पर जल के साथ इसकी क्रिया मंद होती है, ठीक है। इसके बाद आप लोग इसको देख लो भैया, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है। अगर आप लोग कमजोर छात्र हैं तो शायद आप ना कर पाएं, अगर आप लोग थोड़ा बड़ा पढ़े हैं, थोड़ा सा भी पढ़े हैं तो आप लोग इसको कर ले जाएंगे। तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिए, ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए भैया। इसके बाद पूरा सॉल्यूशन पूरा हल है,
इसका देख लीजिए, शायद आप लोग कर ले जाएं, ठीक है। इसके बाद देखो भैया, इसके बाद देखो, इसको अगर कमजोर छात्र हैं तो आप इसको स्किप कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, टाइम भी नहीं बचा आपका समझने के लिए। देखो टालिन अभिकर्मक क्या है, इसके परीक्षण का एक एक उदाहरण दीजिए। 2024, 19, 18, 23 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, यानी पिछले ही साल ये प्रश्न मेरे प्यारे स्टूडेंट से पूछा जा चुका है, ठीक है। तो देखो टालिन अभिकर्मक है क्या, इसके परीक्षण का एक उदाहरण दीजिए। तो सिल्वर नाइट्रेट तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड AgNO3+ NH4OH के विलयन को टालिन अभिकर्मक कहते हैं। टालिन अभिकर्मक एल्डिहाइड से क्रिया करके रजत दर्पण बनाता है, इसके द्वारा एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति की जांच की जाती है। इसके बाद एक आपका थोड़ा सा छोटा सा उदाहरण आप लोगों को लिख देना है, ठीक है। इसके बाद आपसे एक और बच्चे पूछा जाएगा ल्यूकास परीक्षण पर संक्षिप्त टिप्पणी देखिए, ठीक है। ल्यूकास परीक्षण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आता है 5 अंक में, तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिए भैया, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है। निर्जल ZnCl2 व सांद्र HCl का मिश्रण ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। इसके द्वारा एल्कोहल का परीक्षण किया जाता है। किसका? एल्कोहल का परीक्षण किया जाता है। यदि एल्कोहल के 3-4 ml विलयन में 2 से 3 ml ल्यूकास अभिकर्मक मिलाने पर वह ठंडे में शीघ्र अविलता उत्पन्न करता है, वह तृतीय एल्कोहल है, ठीक है। इसके बाद देखो, यदि वह ठंडे में 5 से 10 मिनट के बाद अविलता उत्पन्न करता है तो वह द्वितीय एल्कोहल है। यदि वह ठंडे में 20 से 30 मिनट बाद तक, यानी 20 से 30 मिनट बाद तक कोई अविलता उत्पन्न नहीं करता है तो वह प्राथमिक एल्कोहल हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये भी तैयार हो गया होगा। इसके बाद बच्चों एक और थोड़ा सा आपसे आता है, पूछ लेता कभी कभी फेलिंग विलयन, ठीक है। फेलिंग विलयन क्या है, क्या होता है? जब इसे ग्लूकोज के साथ गर्म किया जाता है तो भैया क्या अभिक्रिया देता है, तो आप लोग इसको देख लीजिए। फेलिंग विलयन CuO एक रासायनिक अभिकर्मक है जो जल में विलेय कार्बोहाइड्रेट के लिए परीक्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब इसे ग्लूकोज के साथ गर्म किया जाता है तो ग्लूकोनिक अम्ल तथा क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनता है, ठीक है। इसके बाद आप लोग इसको थोड़ा सा देख लीजिए, याद कर लीजिए। अगर याद कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद करेंगे तो यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज का सूत्र है, फेलिंग विलयन का सूत्र है, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, ग्लूकोनिक अम्ल निकल के आएगा और यहाँ पे लाल अवक्षेप दे देता है, ठीक है। इनको आप लोग याद करना हो याद कर लीजिए, कमजोर छात्र हैं स्किप कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद देखो भैया, इसके बाद आपसे एक और पूछा जाता है, किण्वन किसे कहते हैं, इस क्रिया के लिए अनुकूल परिस्थितियां क्या हैं, ठीक। किण्वन कहते हैं कि इसको, और अनुकूल परिस्थितियां हैं क्या, तो एंजाइम के द्वारा जटिल कार्बनिल यौगिक का सरल कार्बनिल ये लिखा कार्बनिल यौगिक में अपघटन करना किण्वन कहलाता है, ठीक है। किण्वन क्रिया के लिए आवश्यक परिस्थितियां ये होनी चाहिए, देख लो एक बार। कार्बनिल यौगिक, ठीक है, कार्बनिल यौगिक का विलयन तनु होना चाहिए, ताप 25 से 30 सेंटीमीटर होना चाहिए और वायु का संचार आवश्यक हो। विलयन ना तो अधिक अम्लीय हो ना तो क्षारीय हो भैया, जिसका pH मान 6 से 8 तक के बीच में लगभग हो। ऐसी स्थिति को ही किण्वन नष्ट ना हो, ठीक है। ऐसी स्थिति हो कि किण्वन क्या हो भैया, किण्वन नष्ट ना हो, ठीक है। इसके बाद देखो थोड़ा सा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट थोड़े बार जो है क्वेश्चन है आपके बोर्ड परीक्षा में आते हैं न्यूमेरिकल्स, तो इनको आप लोग मात्र एक बार देखते हो, चलो जल्दी, ठीक है। इनके एक बार देखते हो। 5 ग्राम NaOH को 250 ml जल में घोला गया है तो विलयन की मोलरता क्या है, तो भैया देखो, अगर आप, मैं फिर से बता, अगर कमजोर छात्र हो तो आप लोग इनको पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोग नहीं पढ़ोगे, जो पढ़े वो अभी भूल जाओगे। तो जो हमारे अच्छे थोड़ा पढ़े लिखे छात्र तो इनको एक बार मात्र एक बार देखते चलो, ठीक है। एक बार ऐसे देख लो, ठीक है, देख लो भैया, ठीक है। समझ गए होगे आप किस प्रकार से इसका आंसर आया हुआ है। इसके अगर आप लोगों के पास टाइम है थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस भी प्रश्नों कर लेना, ठीक है। 3.65 ग्राम HCl को 100 ग्राम जल में घोला गया है, विलयन की मोललता क्या है, तो मोललता के लिए भैया आप लोग सूत्र लगा देना, मोललता के लिए ये वाला सूत्र, और इस प्रकार से आप लोग अच्छे तरीके से इसको हल कर लेना, ठीक है। इसके बाद आपसे भैया पूछा जाता है इधर, यहाँ पे बाहर अनुसार 20% पोटेशियम का कार्बोनेट विलयन की मोललता क्या है, तो आप लोग इसको भी भैया हल कर दो, अगर टाइम आपके पास नहीं है तो एक बार ऐसे ही देख लो, ठीक है। ऐसे ही आप लोग एक बार देखते चलो, ठीक है। इसके बाद आपसे और बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, वो पूछा जाता है 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल एल्कोहल के मिश्रण के में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, तो भाई मोल प्रभाज है। आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो गया होगा, नहीं हुआ तो आप लोग अच्छे तरीके से कर दो, ठीक है। इसको भी हम बता दिए। इसके बाद अगला जो आपको बच्चा मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, वो क्या पूछा जाएगा, किसी ताप पर एक विलायक का वाष्प दाब 0.4616 यानी 0.416 बार है। 0.5 ग्राम अवाष्पीय विद्युत अनवघट ठोस को
42 ग्राम विलायक मोलर द्रव्यमान इनका इतना दिया है में घोला गया प्राप्त विलयन का वाष्प दाब इतना है और ठोस के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो भाई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो आप लोग इसको देख लीजिए। ये वाला पहले सूत्र लगाएंगे, इसी सूत्र से भैया आपका प्रश्न आ जाएगा और इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ से ऐसे आंसर निकल आएगा। ठीक, एक बार देख लो, नहीं सर जी सर जी आप रोकते नहीं हैं, दिखाते बस चले जाते हैं। ठीक ठीक ठीक, ये लो भाई। तो आप लोगों का ये भी हो गया। इसके बाद और भी बहुत सारे बच्चों क्वेश्चन हैं जो कि भाई टाइम बहुत कम बचे हो, तो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको मैंने क्या है करा दिया है। बाकी बहुत सारे देख सकते हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और हर साल की बच्चों बोर्ड परीक्षा में आने वाले प्रश्न है। ठीक है, तो बहुत सारे प्रश्न, मैं आपको कितने दिखाऊं, बहुत सारे प्रश्न है। ठीक है, तो आई होप मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आप लोगों को ये प्यारी सी वीडियो आप लोगों को भैया पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो, अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा तो इसको लाइक कर देना। लाइक करने के बाद अपना नाम, ठीक है, अपना नाम जो है NAME नाम कमेंट में COMMENT कमेंट बॉक्स में जरूर दे देना कि सर जी मेरा नाम ये है, मैंने इस वीडियो को पूरी देखा। ठीक है, तो ठीक बच्चों, मिलते हैं किसी एक। अब अगला प्रश्न आपका इंग्लिश का है, तो इसको आप लोग दे आइए। इसके बाद आप लोगों की इंग्लिश की भी तैयारी हम अच्छे तरीके से करवाएंगे। ठीक है, इसके बाद आप लोग बच्चों पेपर देने के बाद एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों का पेपर किस प्रकार से गया। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।